नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 गणित विषय अध्याय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अध्याय को अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इस अध्याय को कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हम आपको अध्ययन कराएंगे। शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं। नंबर 1, त्रिकोणमिति अनुप्रयोगों की अवधारणा, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे अंकित कर दिया है। नंबर 2, दृष्टि रेखा, प्रेक्षक, क्षैतिज स्तर, उन्नयन कोण। नंबर 3, दृष्टि रेखा के साथ अवनमन कोण। नंबर 4, त्रिकोणमिति अनुपातों एवं उनके मानों की सहायता से लंबाई, ऊंचाई तथा सुदूर स्थित रखी वस्तु की दूरी ज्ञात करेंगे। सुदूर का अर्थ जो हमसे बहुत दूर होती है, उस स्थिति को इसके माध्यम से ज्ञात करेंगे। इस अपने मुख्य शिक्षण बिंदु प्रथम पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की अवधारणा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की अवधारणा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की धारणा के विषय में त्रिकोणमिति का प्रयोग हम अपने आसपास के जीवन से जुड़ा पाते हैं। जो हमारे दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें त्रिकोणमिति का बहुत योगदान है। त्रिकोणमिति प्राचीन समय का विषय रहा है। ये आज का विषय नहीं है, पर त्रिकोणमिति प्राचीनतम विषय रहा है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के विद्वानों, खगोल शास्त्रियों के द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और पृथ्वी से तारों की स्थिति को ज्ञात करते थे। आज भी खगोल विधि द्वारा पृथ्वी से ग्रहों की स्थिति को ज्ञात करने की जो विधि अपनाई जाती है, वो त्रिकोणमिति ही एकमात्र विधि है। त्रिकोणमिति का प्रयोग मात्र गणित में ही नहीं, अपितु विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी में इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भूगोल में और नौचाल की विधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूगोल की विधि में अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी भी द्वीप की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। अर्थात इसका उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग पूर्व समय से होता आ रहा है। एक सर्वेक्षण यंत्र में, जो कि त्रिकोणमिति का एक रूप है, त्रिकोणमिति के नियमों का पालन करता है। इसका उपयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप के द्वारा कोणों का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की दूरस्थ वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। द्वितीय बिंदु, दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा में आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं। जैसे आप और हम थोड़ी दूरी बना के खड़े हों, तो हम देखते हैं कि आपस में जो स्थिति होती है, वो एक स्थिति दूसरी होती है। और जैसे ही हम अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो आपका सिर का और हमारी आंख का एक कोण, एक रेखा खिंच जाती है ऊपर। आप कहेंगे वो रेखा कैसी है? वो रेखा काल्पनिक रेखा होती है। अर्थात दृष्टि रेखा कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है, जिसका हम मस्तिष्क में अनुमान ही लगाते हैं। उस रेखा जो आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। सपोज करें कि यहाँ पे ये हमने एक चित्र बनाया है। चित्र में एक बालक जिसका नाम संदीप है, जिसका नाम
संदीप है, ये बालक ऊपर उड़ती हुई पतंग को देखता है और देखने से उस पतंग की और आंख में जो एक दृष्टि जाती है तो वो दृष्टि कैसी होती है? काल्पनिक होती है। अर्थात यहाँ से उसकी आंख से पतंग की जो दूरी होती है वो एक छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। ये जो रेखा है, जो लाइन खिंच जाती है वो कहलाती है काल दृष्टि रेखा और वो काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा यदि ये संदीप नाम का बालक अपने सामने की ओर देखता है, बिल्कुल आंखों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है, एक सीध में देखता है, उस रेखा को क्षैतिज स्तर कहते हैं, दृष्टि रेखा। दूसरा है क्षैतिज स्तर। प्रेक्षक क्या होता है? प्रेक्षक होता है देखने वाला। कोई वस्तु जो देखता है वो प्रेक्षक कौन है? संदीप नाम का प्रेक्षक है। वो किसी पतंग, किसी वस्तु को देखता है तो उसके शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष और प्रेक्षक की जो दूरी होती है उसको हमने छोटे छोटे बिंदुओं से दिखाया है। इसका अर्थ यह है कि दृष्टि रेखा काल्पनिक रेखा होती है। दृष्टि रेखा काल्पनिक रेखा होती है। प्रेक्षक बालक है जो उसको वस्तु को देखता है, उसको प्रेक्षक कहते हैं। सामने वस्तु नीचे न होके आंखों के जब सामने होती है उस स्थिति को क्षैतिज कहते हैं, वो क्षैतिज स्तर होता है। इस प्रकार से क्षैतिज स्तर और दृष्टि स्तर, दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण का निगमन होता है। उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। अर्थात साधारण तरीके से आप इस तरह से समझें कि जब हम साधारण एक स्थान पर खड़े होते हैं तो हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने की जो लाइन, जो स्तर होता है वो कहलाता है क्षैतिज स्तर। हम किसी वस्तु को, जैसे ये आंख है, आंखों के द्वारा हम जब देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, हमारी नजर बिल्कुल ठीक सरल रेखा के रूप में जाएगी। उस स्तर को हम कहते हैं क्षैतिज स्तर। जब आंखों को हम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो आप देखें कि हमारी नजर ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो स्थिति ये हो जाती है इस तरह से, ये स्थिति हो जाती है, ये स्थिति हो जाती है। अर्थात आंखों का ऊपर उठना, तो यहाँ पे आधार और ये जो लाइन है आपकी दृष्टि रेखा, उसके बीचों बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का अर्थ होता है आंखों का ऊपर उठना। उन माने होता है ऊपर की ओर जाना, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत उन्नयन कोण का बहुत अधिक महत्व है, जिसको आप यहाँ पर प्रश्नों के द्वारा भी इनको हल करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहा जाता है। इस प्रकार से दृष्टि रेखा, फिर से आते हैं, दृष्टि रेखा और इसके बीचों बीच जो कोण का निगमन होता है, जो कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण है। इस तरह से तीन चीजों को आपने, दृष्टि रेखा, प्रेक्षक, हमने प्रेक्षक का नाम दिया है संदीप। संदीप किसी वस्तु को देखता है तो वो प्रेक्षक, देखने वाला होता है। और क्षैतिज बिंदु पे आते हैं, जो तीसरा बिंदु है, दृष्टि रेखा के साथ अवनयन कोण। दृष्टि रेखा के साथ अवनयन कोण, ये हमारा शिक्षण बिंदु है। दृष्टि रेखा के साथ अवनयन कोण के मान को ज्ञात करने के लिए, उसको जानने के लिए ये आवश्यक है कि हमने ये चित्र बनाया है, चित्र के माध्यम से आपको बताना है। एक ये हाउस है, मकान है, इसकी डबल दूसरी मंजिल पे एक कोई छात्रा बैठी हुई है।
वो छात्रा बैठी हुई है, तो वहां पर आप स्थिति को देखें कि छात्रा जब सामने की ओर देखती है, तो मैंने अभी पहले बताया था कि उन्नयन कोण में क्षैतिज नीचे की ओर होता है, क्षैतिज स्तर नीचे की ओर होता है, और अवनयन कोण में क्षैतिज स्तर ऊपर की ओर होता है। दोनों का कंपैरिजन भी करें तो आंख के सामने जो दूसरी मंजिल पे है उसका क्षैतिज स्तर बिल्कुल ऊपर की ओर और सामने होता है। इसका अर्थ यह है कि क्षैतिज स्तर ऊपर, अब दृष्टि रेखा जब वो छात्रा बालिका नीचे किसी वस्तु को, ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को जब देखती है तो उसकी जो आंखों की दृष्टि है वो नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है, तो दृष्टि रेखा नीचे की ओर जाएगी, आंखों को नीचे की ओर देखना पड़ता है। अर्थात बालिका को यहाँ पर सामने की ओर क्षैतिज स्तर और दृष्टि को नीचे की ओर वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को नीचे झुकाना होगा। झुकाती है तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, जो वस्तु को देखने के बाद क्षैतिज स्तर, अभी मैंने बताया भी था, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में एक कोण का निगमन होता है। उस कोण को अवनयन कोण कहते हैं, अवनयन कोण कहते हैं। अवनयन कोण आंखों को नीचे की ओर ले जाना पड़ता है, नीचे की ओर देखना पड़ता है। इस तरह से हम आपको एक इस पेन के माध्यम से दिखा दें कि ये आपका भाग है और इस तरह से ये कोण बनता है, इस तरह से नीचे की ओर। तो ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों के बीच में ये होगा अवनयन कोण, ये होगा अवनयन कोण। अब आप देखें ये क्षैतिज भाग हो गया, अर्थात दृष्टि रेखा के ऊपर क्षैतिज भाग हुआ, दृष्टि रेखा के ऊपर क्षैतिज भाग हुआ, और इन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनयन कोण। अवनयन कोण को समझने के लिए दोनों की स्थिति को उन्नयन और अवनयन में ये आप देखेंगे, उन्नयन कोण और अवनयन कोण में यही अंतर है। उन्नयन कोण में ये क्षैतिज रेखा नीचे बनती है और अवनयन कोण में क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर बनती है। इस प्रकार से आप देखें कि अवनयन कोण, ये कोण अवनयन है क्योंकि ये आंखों के नीचे बनता है, उन्नयन कोण आंखों के ऊपर बनता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब साधारण तौर से मैं आपको समझा दूं कि आंखों को बिल्कुल सीधा रखिएगा, सीधे वस्तुओं को देखिएगा तो आप देखेंगे समांतर रेखाएं जाती हैं और वस्तु तक टकराती हैं। उसके बाद हम जब अपने आंखों को नीचा कर लेते हैं तो आंखों के नीचे की जो स्थिति होती है, देखने की स्थिति होती है, वो जो दृष्टि रेखा, इसको देखा है, दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा, ये तो आपकी हो गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर ये, और नीचे जब आते हैं तो दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, हमने बताया आपको इस तरह की स्थिति होती है, तो इस तरह जो बीच में एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कहलाता अब उन्नयन कोण। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। ऊंचाई दूरी में इसका बहुत महत्व है, ठीक है। अब हम शिक्षण के मुख्य बिंदु यानी चतुर्थ बिंदु पे पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं उनके मानों की सहायता से ऊंचाई या लंबाई या सुदूर स्थित वस्तुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को जो हमने साइन ए का अनुपात, कॉस ए का अनुपात, टेन ए ये भी अनुपात है, कॉट ए ये भी एक अनुपात है, सेक ए अनुपात है, कोसेक ए ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं।
इन अनुपातों की सहायता से हम ऊंचाई दूरी को ज्ञात करेंगे। अब उसमें से कुछ एंगल्स के मान हमने प्रथम वीडियो में बताए थे। फिर से मैं एंगल्स के कोणों के मानों की चर्चा करता हूँ। इन कोणों को मैंने लिखा है साइन 0 सदैव 0 ही होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। और कॉस 60 का मान, इस मान को √1/2 होता है। और इसी प्रकार से tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अभी तक अपरिभाषित है। अभी तक अपरिभाषित है, इस मान को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सकता गया है। इस प्रकार से इन अनुपातों की सहायता से, जैसे मैंने कल बताया था, साइन ए इस तरह से ट्रायंगल होता है। ये है आपका ए, बी और सी। साइन ये एंगल मान लें तो साइन ए का मान हम निकालते हैं। उस मान को निकालने के लिए यहाँ पे उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उस एंगल का मान दिया होगा और उस एंगल के मान को हम उसमें लगाएंगे, सूत्र में लगाएंगे और उस मान के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न, छोटा सा प्रश्न हमने लिया है। एक कोई धरातल है, एक धरातल है, धरातल पर कोई एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार खड़ी हुई है। मीनार के सी से, यहाँ से सी ये है, ये कोण, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनता है। ये है आपकी बी, ए, बी और सी। ये ए भी एक मीनार है और मीनार से उसके सी या सी बिंदु से कोण आंतरिक होता है 60 अंश का। उसके आगे की ओर बढ़े तो उसके शीर्ष से 40 मीटर और आगे धरातल की ओर जब बढ़ जाते हैं तो कोण का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए ये मान डी बिंदु पर ए से सी से 30 अंश का कोण बनता है। ये स्थिति एक त्रिभुजाकार स्थिति में आती है। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर इनमें 20 AB जो कि एक मीनार है, उस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर। त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर हम देखें तो ये त्रिभुज बन जाता है ABC और दूसरा त्रिभुज बन के आता है ABD, अर्थात यहाँ पर दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। एक त्रिभुज का मान है 60 अंश और दूसरे त्रिभुज का जो कोण है वो 30 अंश है। इस प्रकार से ये दो कोण प्राप्त हो गए। अब हम इनकी लंबाइयों को ज्ञात करेंगे। इनकी लंबाइयों को ज्ञात करने के लिए जिस चीज की हमें माप नहीं दी होती है उस माप को हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और उस माप को हम आगे चलकर उस माप को सिद्ध कर देते हैं कि इतनी माप इसकी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया है मीनार की ऊंचाई। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो ये कहलाती है ऊंचाई, ये ऊंचाई है। माना कि मीनार की ऊंचाई AB जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, इसको हमने h मीटर मान लिया। मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली है। मीनार की BC
जहां पे 60 अंश का कोण बनता है, बी से लेकर सी तक की दूरी को हमने जो नहीं दी है उसको मान लिया है x मीटर। हमने दो दूरियां हमने मान ली हैं, h मीटर सी से आधार तक की ऊंचाई और b से जहां पर 60 अंश का कोणांतरित होता है उस दूरी को हमने x मीटर मान लिया है। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़े, b से d तक की दूरी, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, b से d तक की दूरी क्या कहलाती है, x प्लस 40, x प्लस 40, अर्थात d c की दूरी कितनी है, 40 मीटर दी गई है। अर्थात b और d में दो भाग होते हैं, b c और c d। यहाँ पे ये मान हमने मान लिया है x मीटर, इसलिए ये पूरी दूरी हो गई x प्लस 40, अर्थात बी डी का मान कितना हो गया, x प्लस 40 मीटर। ये मान हमने अब ज्ञात कर लिए हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखें, h यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी, यहाँ पे ए बी क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब। क्या कहलाता है, लंब। हमने पहले ही बताया था लंब। और बी सी क्या कहलाता है, आधार। आधार कहलाता है, ठीक है। लंब और आधार, इनमें एक अनुपातिक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। उस संबंध को कहते हैं हम लंब बटे आधार, यानी tan। क्या कहते हैं, tan। और tan a क्यों लिखा है, इसलिए a का मान जो है यहाँ पर a का कोण का मान दिया हुआ है 60 अंश। अब देखें, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी जो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये 90 अंश का बिल्डिंग यानी मीनार कितने अंश पे खड़ी होती है, 90 अंश पे खड़ी होती है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू tan 60 डिग्री। यहाँ पे देखें tan कितना है, 60 डिग्री। हमने ए बी को माना है h रख दिया है ए बी की जगह, और बी सी को माना है x, तो h बटे x समझ में आ रहा होगा। इजिकल टू tan 60 का मान हमने यहाँ पहले से नोट कर दिया है आपको। ये देखिए tan 60 का मान यहाँ लिखा हुआ है थाली में, उस मान को हमने अंडर रूट 3 किया। हमने त्रिभुज ए बी सी में जो संबंध था उसके आधार पर ए समीकरण प्राप्त हो गया, नंबर ए, जिसका नाम हमने दे दिया ए समीकरण, ठीक है। ये समीकरण प्राप्त होने के बाद अब हम पूरे त्रिभुज पर नजर दौड़ाते हैं। त्रिभुज ए बी और डी में, ये भी एक दूसरा त्रिभुज है, ए बी डी। यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी अपॉन बी डी, पूरा त्रिभुज दिया है ए बी अपॉन बी डी, अर्थात लंब बटे आधार। अब ये आधार बढ़ गया है, पूरा हो गया, पूरा यहां से आता है ए बी बटे बी डी। ए बी बटे बी डी, अब एंगल कितना है, कोण कितना है इसका, इसका कोण है 30 अंश। देखें 30 अंश हमने ले लिया है। ए बी की माप है h रख दी है, ए बी इक्वल टू h, और बी डी का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, पहले से निकाल चुके हैं। इस मान को यहाँ पे हमने रख दिया है, और यहाँ इक्वल टू 1/, ये आपका त्रिभुज ए बी डी के आधार पर ये हमने समीकरण 2 प्राप्त कर लिया है, उसका नाम है बी। अब हमने समीकरण ए से, ये ए है, ए जो है इससे प्राप्त करेंगे। समीकरण ए से प्राप्त किया है h अपॉन x इजिकल टू अंडर रूट 3, h इजिकल टू x अंडर रूट 3। h का मान प्राप्त हो गया, यानी इसका मान हमने प्राप्त कर लिया है इन टर्म्स ऑफ x के पदों में। अब क्योंकि x का मान हमें
मालूम नहीं किया है, ज्ञात नहीं उस मान को हमें संख्या में नोट करना है, इसलिए h का मान समीकरण b में रखना है। h का मान, ये जो h का मान है समीकरण b में हमने रख दिया है। h की जगह √3 ये लिखा हुआ है अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/√। यहाँ पर ध्यान है क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, हमने चिन्ह बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर x प्लस 14 इज इक्वल टू √x3 इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। √3 इज इक्वल तो 3x इज इक्वल टू दिस। अब 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये देखिए x का मान अर्थात आधार का मान ये हमने ज्ञात कर लिया है, कितने मीटर? 20 मीटर। ये बात x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? h बटे x इज इक्वल टू √3 है। तो यहाँ x की वैल्यू हमने रख दी है, यहाँ देखें x की वैल्यू 20 रख दी है, h बटे 20 इज इक्वल टू √3, यानी h का यहाँ 1 कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दें तो h की वैल्यू आ जाती है 20√3 मीटर। इस तरह से इस चित्र के द्वारा देखें तो आप मीनार की ऊंचाई, इसको कहते हैं मीनार की ऊंचाई h बराबर कितने मीटर? 20√3 मीटर मीनार की ऊंचाई ये प्राप्त होती है। और x जो हमने मीनार के आधार से और कोण C तक की दूरी जो हमने प्राप्त की है उसका मान अभी आपने निकाला, x इज इक्वल टू 20 मीटर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को, ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, नमस्कार।